हेलो फ्रेंड्स। तो हम कर रहे थे जनरल अकाउंटिंग रूल्स, जिसमें हमने अपना फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, जो कि डेफिनेशंस के रिगार्डिंग था। इन केस कोई क्वेरी है आपकी उसके रिगार्डिंग या कोई भी इशू है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप इसको कमेंट सेक्शन में भी मेंशन कर सकते हैं। तो अब हम स्टार्ट करेंगे अपना सेकंड चैप्टर, जो कि रूल नंबर 7 to 19 को कवर करेगा। तो फर्स्ट रूल यहाँ पर जो हम देखने वाले हैं वो है एग्रीमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने और रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया हुआ है, एग्रीमेंट एंटर हुआ है। किस लिए? ट्रांजैक्शंस को कवर करने के लिए। कौन सी ट्रांजैक्शन? जो भी रिसीट, कलेक्शन, पेमेंट या रेमिटेंस ऑफ कोई मनी है जो कि गवर्नमेंट के बिहाफ पर रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया रिसीव करेगा, इसके रिगार्डिंग एग्रीमेंट है। और जो भी ट्रांजैक्शंस होंगी वो किसके अकॉर्डिंग होंगी? जो भी प्रोविजंस एग्रीमेंट के उन्होंने साइन किए होंगे, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने और रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने, उसके अकॉर्डिंग जो भी ट्रांजैक्शन की हैंडलिंग होगी। जो नेक्स्ट रूल है वो है 8, दैट इज़ अकाउंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट विद बैंक्स। इसमें यही लिखा हुआ है कि मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, उन्होंने जो भी नॉमिनेट किए हैं, जिन ब्रांचेस को या जिन ऑफिसेस को रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के नॉमिनेट किया है, वही ऑथराइज्ड हैं जो भी ट्रांजैक्शंस करने के लिए। सेकंड क्या कहता है कि ईच ऑफिस और ब्रांच ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैंडलिंग द ट्रांजैक्शन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट शैल मेंटेन द सेपरेट अकाउंट इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट। हर एक मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट का जिन ब्रांचेस को वर्क दिया गया है रिगार्डिंग रिसीट या पेमेंट के रिगार्डिंग, वो उन सब का सेपरेट अकाउंट मेंटेन करेंगी। देखिए थर्ड पॉइंट में कहा गया है कि जो भी ट्रांजैक्शन है रेलवे, पोस्ट, टेलीकम्युनिकेशन और डिफेंस डिपार्टमेंट की, उसे इनिशियल अकाउंट में जो कि हमारे मेंटेन है सेंट्रल गवर्नमेंट के, उनसे अलग रखा जाएगा, क्योंकि जो इनके फंड हैं वो भी अलग होंगे। दिस ट्रांजैक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट द रेलवे फंड, पोस्टल अकाउंट, टेलीकम्युनिकेशन अकाउंट एंड डिफेंस अकाउंट। उसके बाद जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की कोई भी ब्रांच जो इनसे डील कर रही है वो क्या करेगा, इनके अकाउंट ऑफिसर को जो इस डिपार्टमेंट के हैं उन्हें डिटेल भेजी जाएगी डेली स्क्रॉल की, रिलेटिंग टू ईच ट्रांजैक्शन टुगेदर विद रिक्विजिट चालान्स एंड चेक्स के साथ भेजी जाएगी। ठीक है, तो ये था हमारा नेक्स्ट पॉइंट है 9, दैट इज़ अकाउंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट विद बैंक। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के थे, इसी तरीके से स्टेट गवर्नमेंट ने भी अपने बैंक के साथ एग्रीमेंट किया हुआ है। तो ईच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ मेड अ सेपरेट एग्रीमेंट विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ अलग से है एग्रीमेंट, बाय द वर्चू विच जनरल बैंकिंग ट्रांजैक्शन विल बी टेकन। मतलब जो भी ट्रांजैक्शन है स्टेट की वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नमेंट के बिहाफ पर करेगा, इज़ कैरिड आउट और ट्रांजेक्टेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वही बात लिखी हुई है, इन अकॉर्डेंस विद सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ एग्रीमेंट। तो जो एग्रीमेंट में लिखा हुआ है उसी के अकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस होंगी स्टेट गवर्नमेंट की विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या उसकी ब्रांचेस के साथ। उसके बाद देखिए नोट में लिखा हुआ है कि द गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर एंड सिक्किम हैज़ नॉट सो फार एंटर विद into agreement with Reserve Bank of India for the conduct of their general banking business by Reserve Bank। तो जम्मू कश्मीर और सिक्किम की जो गवर्नमेंट है उन्होंने कोई भी ऐसा एग्रीमेंट रिजर्व बैंक के साथ नहीं किया हुआ। उसके बाद अब पढ़ेंगे हम अपना अगला पॉइंट कि ईच ऑफिस और branch of Reserve Bank of India or State Bank of India acting as agent of Reserve Bank shall keep a separate account of cash transaction undertaken by it on behalf of state government with whose area it is situated। तो सबकी सेपरेट ट्रांजैक्शन की डिटेल को रखा जाएगा। देखिए 11 पॉइंट क्या कहता है, 11 पॉइंट कहता है कि कंप्लीट सेट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड ईच ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट विद द बैंक shall be maintained at the central account section of Reserve Bank of India at नागपुर। तो मतलब कंप्लीट सेट रखे जाएंगे अकाउंट्स के, सेंटर के भी, स्टेट के भी, और रखे कहाँ जाएंगे, मेंटेन कौन करेगा उन्हें? सेंट्रल अकाउंट सेक्शन ऑफ रिजर्व बैंक, जो कि क्या वर्क करेगा? एज अ क्लियरिंग हाउस। क्लियरिंग हाउस का मतलब क्या है? जो कि एडजस्टमेंट को कैरी आउट करता है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो सेंट्रल अकाउंट सेक्शन है वो क्या काम करेगा? एट नागपुर वाला जो सेक्शन है वो एडजस्टमेंट का काम करेगा। मतलब ऑल द एडजस्टमेंट रिलेटेड टू ट्रांजैक्शन बिटवीन स्टेट एंड स्टेट, बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, बिटवीन सेंटर एंड यूनियन टेरिटरी, all these transactions and adjustment will be the carry out by central account section of Reserve Bank at Nagpur, that is a clearing house।
देखिए नेक्स्ट पॉइंट है 12 क्या कहता है, स्टेट ट्रांजैक्शन इन सेंट्रल ट्रेजरी। सेंटर की ट्रेजरी है लेकिन उसमें कुछ ट्रांजैक्शंस किसकी हैं, स्टेट ट्रेजरी की, स्टेट की हैं। तब उस केस में हमने क्या करना है, तो पहली लाइन में तो ये लिखा है कि कैश बैलेंस जो भी सेंटर की ट्रेजरी में है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया और पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया का हिस्सा है। उसके बाद इसमें कुछ क्या लिखा हुआ है कि कुछ ट्रांजेक्शन जो कि स्टेट गवर्नमेंट की हैं, किसके अंदर, सेंट्रल ट्रेजरी के अंदर, उसे हमने क्लासीफाई अलग से करना है। किसके अंदर, कोड नंबर 8658 के अंदर सस्पेंस अकाउंट में डाल देना है। ठीक है, तो सस्पेंस अकाउंट में क्लासीफाई होगी क्योंकि देखो सेंटर की ट्रांजैक्शंस नहीं है ना वो, इसलिए इसे अलग से सस्पेंस अकाउंट में क्लासीफाई कर दिया। अब यहाँ पर सस्पेंस अकाउंट की क्लासिफिकेशन तो होगी, लेकिन जब सेटलमेंट कैसी होगी, अकाउंट विद अकाउंट जर्नल एंड सेटलमेंट इन कैश बाय एक्सचेंज ऑफ चेक एंड डिमांड ड्राफ्ट एज अ केस में बी। तो यहाँ पर सेटलमेंट होगी बाय कैश बाय द एक्सचेंज ऑफ चेक एंड डिमांड ड्राफ्ट। ठीक है, जिसका भी लेन देन बनेगा वो इस तरीके से ड्राफ्ट के थ्रू जो भी होगी पेमेंट्स होकर सेटलमेंट हो जाएगी। देखिए अब हमने पढ़ना है पॉइंट नंबर 13। 12 में हमने पढ़ा था सेंटर की ट्रेजरी में स्टेट की ट्रांजैक्शन, अब हम पढ़ेंगे स्टेट की ट्रेजरी में सेंट्रल गवर्नमेंट की या फिर किसी और स्टेट गवर्नमेंट की ट्रांजैक्शन के बारे में। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या है कि कैश बैलेंस हेल्ड इन स्टेट ट्रेजरी शैल फॉर्म द पार्ट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, कंटीजेंसी फंड ऑफ स्टेट और पब्लिक फंड ऑफ स्टेट। वही लिखा हुआ है जो कि सेंटर में लिखा हुआ था। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि अगर ट्रांजैक्शन हो जाती है तब हम अकाउंट जर्नल को क्या स्टेप लेने हैं। तो देखो अगर तो स्टेट की ट्रांजैक्शन है, किसी और स्टेट की ट्रांजैक्शन है, उस केस में जो सेंट्रल अकाउंट सेक्शन है रिजर्व बैंक का जो नागपुर में है वो सेटलमेंट कर देगा। ठीक है, इन केस ऑफ ट्रांजैक्शन पर्टेनिंग टू अदर सेंट्रल गवर्नमेंट द अकाउंट जर्नल शैल मेक द रिक्विजिट एडजस्टमेंट थ्रू द सेंट्रल अकाउंट सेक्शन ऑफ रिजर्व बैंक अगेंस्ट बैलेंस ऑफ अदर स्टेट गवर्नमेंट कंसर्न। ठीक है, तो यहाँ पर एडजस्टमेंट कौन कर देगा, सेंट्रल अकाउंट सेक्शन ऑफ रिजर्व बैंक। अब यहाँ पर एक और चीज़ हमने क्या देखनी है कि जो जम्मू कश्मीर की है वहाँ पर ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं है, तो इस केस में जो सेटलमेंट होगी बाय कैश और डिमांड ड्राफ्ट होगी। ठीक है, यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं था जब स्टेट टू स्टेट हो रही थी, लेकिन जम्मू कश्मीर के साथ कुछ ऐसा एग्रीमेंट नहीं है रिजर्व बैंक का, इसलिए वहाँ पर सेटलमेंट बाय कैश या फिर डिमांड ड्राफ्ट होगी। इसके बाद हम देखेंगे कि जो बी पॉइंट है, अभी हमने बात की कि एक स्टेट की दूसरी स्टेट की ट्रेजरी में अगर ट्रांजैक्शन है, यही अगर ट्रांजैक्शन सेंटर की होती स्टेट की ट्रेजरी में, तब जैसे हमने वहाँ पर क्या किया था, सस्पेंस अकाउंट खोल लिया था, इस केस में भी सस्पेंस अकाउंट खोला जाएगा, मतलब उसमें क्लासिफिकेशन होगी, लेकिन वहाँ पर सिर्फ सस्पेंस वर्ड था, यहाँ पर PAO हो जाएगा, पे एंड अकाउंट ऑफिसर सस्पेंस अकाउंट। जो कि पे और अकाउंट ऑफिसर होते हैं वो इन सब चीज़ों को वॉच आउट करते हैं, इसलिए यहाँ पर PAO सस्पेंस अकाउंट में क्लासिफिकेशन होगी। ठीक है, अब ये तो था हमारा 13 पॉइंट। 13 के बाद हमने 14 पॉइंट में देखिए 14 से पहले हम 15 पॉइंट को पढ़ेंगे क्योंकि 14 और 15 सेम है। यहाँ पर देखिए 14 मैं बता देती हूँ आपको किससे रिगार्डिंग है। 14 है ब्रॉड आउटलाइन ऑफ अकाउंट फीडर नेटवर्क एंड द सिस्टम ऑफ अकाउंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ जो भी हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रोसीजर्स चलेंगे उसके रिगार्डिंग है, आउटलाइन है अकाउंट्स की। इसी तरह से जो 15 नंबर है उसके अंदर जो ये आउटलाइन किसके रिगार्डिंग है, स्टेट की हो जाएगी। वहाँ पर सेंटर की थी बैंक के साथ जनरल प्रोसीजर्स, और इसी तरह से 15 है वो स्टेट गवर्नमेंट के हैं या फिर यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट के हैं। वहाँ पर यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन लिखा हुआ है और यहाँ पर यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट है। अब यहाँ पर देखिए ब्रॉड आउटलाइन में हम कुछ इसके जो मेन पॉइंट्स हैं वो देखेंगे कि ऑल द रिसिप्ट इन इंडिया ऑन द बिहाफ ऑफ ईच स्टेट गवर्नमेंट ऑन द बिहाफ ऑफ ईच यूनियन टेरिटरी शैल बी पेड इनटू ट्रेजरी और बैंक। इनिशियल अकाउंट ऑफ सच रिसिप्ट शैल बी मेंटेन एट द ट्रेजरी कीपिंग इन व्यू द प्रोविजन ऑफ द नेक्स्ट क्लोज। मतलब सभी जो भी रिसिप्ट होंगी हमारी बैंक में जाएंगी और उसके जो अकाउंट्स वो मेंटेन करेंगे, इस चीज़ की पूरी रिसीप्ट का रिकॉर्ड रखा जाएगा। बी में क्या कह रहा है कि जो रिसीट हैं पब्लिक वर्क, फॉरेस्ट और अदर डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। इसमें क्या है, यहाँ पर तो एक एक ट्रांजैक्शन हो रही है, यहाँ पर एट लमसम में भी डिपॉजिट करवाया जा सकता है। और जो डिटेल है, मतलब हमने अमाउंट एक इकट्ठा डिपॉजिट करवाया है, तो डिटेल अकाउंट ऑफ सच रिसीट, जो रिसीट की डिटेल है वो डिपार्टमेंट कंसर्न रख लेगा। ठीक है, पब्लिक वर्क है तो पब्लिक वर्क इसकी डिटेल रख लेगा, फॉरेस्ट है तो फॉरेस्ट वाले रख लेंगे। ठीक है, इस तरीके से। अब ए और बी पॉइंट हमारे किससे रिलेटेड थे,
रिसीट से रिलेटेड थे, लेकिन जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है पेमेंट से रिलेटेड। पेमेंट इन इंडिया ऑन द बिहाफ ऑफ स्टेट गवर्नमेंट ऑन द बिहाफ ऑफ यूनियन टेरिटरी शेल ऑर्डिनरी बी मेड ईदर एट इट्स ट्रेजरी और बैंक। ठीक है, ट्रेजरी और बैंक पर पेमेंट होंगी, लेकिन कुछ डिपार्टमेंट में हम ऐसा भी है कि आप एक विड्रॉ कर सकते हैं सम लंप में और उसमें से फिर आप पेमेंट कर सकें। लेकिन जब भी ऐसा होगा तो डिपार्टमेंट का जो ऑफिसर है वो इस चीज़ की क्या रखेगा, पूरी की पूरी डिटेल रखेगा। तो सच अकाउंट शैल बी मेंटेन बाय द डिपार्टमेंट ऑफिसर कंसर्न। अब उसके बाद हमने देखना है डी पॉइंट। डी पॉइंट में देखिए क्या कहा गया है, एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ जो अकाउंट जर्नल है विल रिसीव फ्रॉम द ट्रेजरी अंडर इस जुरिडिक्शन मंथली अकाउंट सपोर्टेड बाय रिक्विजिट शेड्यूल। तो हर महीने के स्टार्टिंग में अकाउंट जर्नल ट्रेजरी से क्या रिसीट की क्या हर चीज़ की डिटेल उसके पास आ जाएगी एज अ रिक्विजिट शेड्यूल वोचर और रिस्पेक्ट ऑफ ईच ट्रांजेक्शन विच टुक प्लेस इन द ट्रेजरी ड्यूरिंग द प्रीवियस मंथ। तो जैसे ही महीना ख़त्म होगा तो उस महीने पिछले महीने की जो भी शेड्यूल है वाउचर का या पेमेंट का ट्रांजेक्शन्स का वो अकाउंट जर्नल के पास आ जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या कह रहे हैं कि अब यहाँ पर तो डिटेल आ गई, डिटेल के बाद जो भी रिसीट पेमेंट का एक अब्स्ट्रैक्ट बनेगा। अब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या है कि एक तरीके से सारी क्लासिफिकेशन होगी ना, अब हर एक डिपार्टमेंट का अलग अलग बनेगा। जैसे कि यहाँ पर हेड आ जाएगा, ठीक है, मेजर हेड, फिर उसके बाद माइनर हेड क्या है, उसमें सब हेड में कौन कौन सी पेमेंट्स थी, इसी तरह से फिर डिटेल हेड में क्या क्या डिटेल, मतलब पूरा प्रॉपर डिटेल्स होंगी इसमें कि किस हेड में क्या क्या ट्रांजेक्शन्स हुई। ठीक है, मेजर हेड की है, फिर उसके बाद सब हेड क्या था उसका डिटेल। यहाँ से एक मंथली अब्स्ट्रैक्ट बनेगा और ईच डिपार्टमेंट का अलग अलग बन जाएगा। अब यहाँ पर बना मंथली, लेकिन जब हम आगे लाइन पढ़ते हैं तो वो क्या कह रहे हैं, अभी तो आपने बनाया है एक मंथली, फिर आप बनाएं इसको बोलेंगे डिपार्टमेंट क्लासिफाइड अब्स्ट्रैक्ट, लेकिन हमने एक लास्ट में क्या बनेगा, डिपार्टमेंटल कंसोलिडेटेड अब्स्ट्रैक्ट। कंसोलिडेट का मतलब है यहाँ पर क्लासिफाइड में मंथली बना रहे थे, लेकिन कंसोलिडेट जब होगा तो हमने उसका पूरा ओवरऑल ईयर का बन जाएगा। ठीक है ना, इसमें बताया भी हुआ है, ये देखिए, दीज क्लासिफाइड अब्स्ट्रैक्ट सेपरेट डिपार्टमेंटल कंसोलिडेटेड अब्स्ट्रैक्ट शोइंग द प्रोग्रेसिव टोटल मंथ बाय मंथ। मंथ बाय मंथ बनेगा, मतलब हर एक का मंथ आ जाएगा, जैसे जनवरी में क्या था फिर उसको हम आगे कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे, फिर उसके बाद फैब में क्या हुआ, फिर मार्च में क्या हुआ। तो इस तरीके से हमने अकाउंट को क्लोज करने के लिए एक उसका कंसोलिडेट अब्स्ट्रैक्ट बन जाएगा। अब उसके बाद जो आगे का पॉइंट क्या कहता है कि और इसी तरीके से ईच ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू डेट डिपॉजिट रेमिटेंस हैड appearing in treasury cash account and list of payment in department and other abstract will be collected from the whole circle of account under each head of account from month to month in detail book। यही कहा गया है कि डेट डिपॉजिट और रिमिटेंस की भी हमने सर्कल अकाउंट से पूरे की कलेक्शन करनी है और उसके फिर हमने रिकॉर्ड बनानी है मंथ बेसिस पे। फिर आ जाता है अगला पॉइंट, दैट इज़ जी पॉइंट। जी पॉइंट देखिए कि फाइनल स्टेज ऑफ कंपाइलेशन विल बी प्रिपरेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट ऑफ मेजर हेड। अब यहाँ पर पहले हमने एब्स्ट्रैक्ट कैसा बनाया था, जिसमें मेजर हेड, फिर माइनर हेड, फिर सब हेड, फिर डिटेल हेड की पूरी हमने बताई थी कि क्या डिटेल है। लेकिन अब जो हम एब्स्ट्रैक्ट बनाएंगे एक, उसमें फाइनल स्टेज का एब्स्ट्रैक्ट में इन सब का टोटल, जैसे मेजर हेड, एक ये मेजर हेड है, एक ये मेजर हेड है, एक ये मेजर हेड है। पहले हम इन सब का आगे भी क्लासिफिकेशन बता रहे थे, अब यहाँ पर क्लासिफिकेशन नहीं बताएंगे, सिर्फ इसका टोटल एक जगह, इसका मेजर हेड का टोटल एक जगह, इसका टोटल हेड एक जगह। तो इस तरीके से फाइनल अब्स्ट्रैक्ट बन जाएगा ये। अब नेक्स्ट पॉइंट है एच। एच में क्या कहते हैं कि ए कॉपी ऑफ मंथली अकाउंट ऑफ ईच स्टेट गवर्नमेंट विल बी सबमिटेड टू अकाउंट जर्नल कंसर्न। तो मंथली कॉपी अकाउंट जर्नल के पास तो जाएगी, क्योंकि उसने सब देखना है, रिकनसाइल करना है चीज़ों को। ईच अकाउंट जर्नल विल वर्क आउट द प्रोग्रेसिव फिगर ड्यूरिंग द ईयर ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट अकाउंट विद विच ही इज़ कंसर्न। तो वही कि अब यहाँ पर पहले मंथली हो रहा था, अब प्रोग्रेसिव की बात कर रहे हैं, मतलब मंथ बाय मंथ आएगा ना प्रोग्रेसिव में। अब पिछले मंथ का पहले बैलेंस उठाएगा, फिर आगे की जो भी कार्यवाही और प्रोसीजर चलेगा। नेक्स्ट है अब यहाँ पे हमने 14 पॉइंट कंप्लीट किया, 15 पॉइंट कंप्लीट किया। सेम केस 14 के लिए भी अप्लाई हो जाएगा। देखिए अब हमने पढ़ना है 16 पॉइंट। 16 क्या कहता है, अकाउंट बिटवीन डिफरेंट अकाउंट ऑफिस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट की जो डिफरेंट अकाउंट ऑफिस के अकाउंट हैं, ठीक है, उनकी सेटलमेंट कैसे होगी। तो पहले में तो यही लिखा हुआ है कि सब्जेक्ट टू एनी जनरल और स्पेशल ऑर्डर इशू बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रांजैक्शन अपीयरिंग इन बुक ऑफ अकाउंट ऑफिस इन मिनिस्ट्री
सब्जेक्ट टू कोई जनरल और स्पेशल ऑर्डर नहीं है तब तक जो भी बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट है, जो भी एडजस्टमेंट होगी वो बाय कैश या फिर चेक हो रही है। अब दूसरे पॉइंट में हमने बात करनी है किसकी, वहाँ पर सेंटर की बात की गई थी, सेंटर के डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री की। यहाँ पर एक स्टेट से दूसरे स्टेट की बात की गई है। इसमें देखिए यहाँ पर ऐसे समझाती हूँ मैं आपको, एक स्टेट है ए, एक स्टेट है बी। बी की ट्रांजैक्शन थी कोई, लेकिन हो गई किस ट्रेजरी के अगेंस्ट, ए की ट्रेजरी के अगेंस्ट। तो ए का जो अकाउंट ऑफिसर है बी को क्या भेजेगा, डिटेल भेजेगा थ्रू द सेटलमेंट अकाउंट, ठीक है, इसकी डिटेल होगी इसके अंदर। और जो ये सिर्फ यहाँ पे इसने डिटेल बता दी, उसे इंटीमेशन मिल गई उसे। अब जो सेंटर अकाउंट है, सेंटर अकाउंट ऑफिस किसका, जो कि रिजर्व बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो सेंटर अकाउंट ऑफिस है वो इस ट्रांजैक्शन को क्या करेगा, एडजस्ट करेगा, ठीक है। सिर्फ इतना ही है इसके अंदर। यहाँ पर हमने पहले ही पढ़ा था कि एडजस्टमेंट जो कि बिटवीन स्टेट है वो करता है सेंट्रल अकाउंट ऑफिस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एट नागपुर। उसके बाद देखिए थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि सेंट्रल ट्रांजैक्शन इनिशियली टेकन अगेंस्ट द बैलेंस ऑफ स्टेट आर एडजस्टेबल इन बुक ऑफ अकाउंट ऑफिसर ऑफ मिनिस्ट्री शैल बी पास्ड ऑन बाय अकाउंट जर्नल टू द लेटर सेटल बाय चेक एंड ड्राफ्ट। अब वहाँ पर तो था कि सेंट्रल अकाउंट ऑफिस कर रहा था, बट यहाँ पर कैसे होगा, एक अकाउंट ऑफिसर दूसरे एजी को भेजेगा और सेटलमेंट कैश या चेक के थ्रू हो जाएगा। ये चीज़ें हमने पहले भी आई थिंक डिस्कस कर ली हैं। अब हम पढ़ेंगे 17 पॉइंट। 17 पॉइंट में देखिए क्या है, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ एनुअल अकाउंट ऑफ सेंटर, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। तो एनुअल अकाउंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसकी है, तो एनुअल अकाउंट in respect of state government and union territory with legislator are prepared by concerned accountant general, ठीक है। जो अकाउंटेंट जनरल है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और सबमिट कौन किसको की जाएगी, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को। ये पॉइंट हमने पिछले डेफिनेशंस में भी कवर किया था कि अकाउंट जनरल बनाएगा, फिर वो प्रेसिडेंट को सौंपेगा, प्रेसिडेंट इसे पार्लियामेंट में, अगर सेंटर का है तो पार्लियामेंट में ले डाउन किए जाएंगे, और अगर स्टेट का है तो लेजिस्लेटिव असेंबली में, इसी तरह से अगर लेजिस्लेटिव असेंबली यूनियन टेरिटरी की है तो यूनियन टेरिटरी में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जो है 18 है परफॉर्मा अकाउंट। परफॉर्मा अकाउंट क्या है, यहाँ पर देखिए जो हमारी मिनिस्ट्रीज में जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के कई ऐसे डिपार्टमेंट हैं जो कमर्शियल बेसिस हैं। कमर्शियल बेसिस क्यों है, क्योंकि हमने इसको फॉर द प्रॉफिट मोटिव के लिए खोला हुआ है। लाइक कोई इंडस्ट्री, हमने फैक्ट्री खोली है सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो वहाँ पर क्योंकि कॉमर्शियल बेसिस पे खोला गया है तो प्रॉफिट को जानना या लॉस को जानना या कॉस्ट को जानने के लिए एक परफॉर्मा अकाउंट अलग से बनाए जाते हैं, जो कि एक आम कॉमर्शियल अंडरटेकिंग होती उस तरीके से उसके अकाउंट बनते, तो हमारी जो भी कमर्शियल जो अंडरटेकिंग्स हैं या फिर इंडस्ट्रीज़ हैं उनका प्रॉफिट क्या निकलता। तो सिर्फ इसमें यही बात लिखी गई है कि इनके जो अकाउंट है दे विल यूजली बी कैप्ट ऑन परफॉर्मा बेसिस आउटसाइड द जनरल अकाउंट ऑफ गवर्नमेंट। इनके टोटल अकाउंट्स में तो आएंगे ही, कंप्लीट अकाउंट जब गवर्नमेंट के बनेंगे उनमें तो आएगा ही इनका पोर्शन, लेकिन एक तरह से हमने इसके आउटसाइड द जनरल अकाउंट भी एक अकाउंट बनाने हैं जो कि कमर्शियल बेसिस होंगे, ठीक है। प्रॉफिट को जानने के लिए ये सब परफॉर्मा अकाउंट बनाया गया है। तो परफॉर्मा अकाउंट का मतलब जो कि कमर्शियल अंडरटेकिंग्स हैं गवर्नमेंट की, उनके लिए जो भी बनाया जाएगा उसे परफॉर्मा अकाउंट का नाम दिया गया है। देखिए नेक्स्ट है जर्नल एंड लेजर। जो गवर्नमेंट के अकाउंट हैं वैसे सिंगल एंट्री सिस्टम पर ही बने हुए हैं, लेकिन जहाँ पर भी नेसेसिटी है और आपको लगता है कि यहाँ पर एक्यूरेसी की ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है, एक्यूरेसी की ज़रूरत तो सब जगह है, लेकिन जहाँ पर लगता है कि नेसेसिटी है कि डबल एंट्री सिस्टम को बनाया जाए, वहाँ पर हमने डबल एंट्री सिस्टम को अडॉप्ट भी किया हुआ है कई जगह पर। तो जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस उसमें बनते हैं। साइंटिफिक मेथड है, इससे वेरिफिकेशन और एक्यूरेसी को जानना और भी ईजी हो जाता है। तो इसके अंदर सिर्फ इतना ही था। ये था हमारा सेकंड चैप्टर। होप सो आपको समझ आया होगा। इन केस फिर भी कोई क्वेरी है तो यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ कीप सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच।